नाउ कीप साइलेंट, डोंट मेक नॉइज एंड लिसन टू इधर। चलिए देखिए, आज एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए उत्सर्जन चैप्टर लेक्चर नंबर कितना है जी? आज 4। चैप्टर नंबर 4 भी है और लेक्चर नंबर भी। और इसी के साथ आज का क्या क्या हो जाएगा आज जी? आज ये पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझे ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। देखिए, तो इसमें हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे किडनी। किडनी के बारे में, कैसा उसका आकार होता है, कैसा क्या होता है, उसका इकाई क्या होता है। तो हम बताए थे कि इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है ना? लगभग एक किडनी में 10 लाख तक के नेफ्रॉन होता है ना? ये सब आप लोग को हम बता चुके थे। ठीक, फिर उसका कार्य बताए थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, है ना, ट्यूब्यूलर्स बताए थे, ऑब्जर्वेशन बताए थे, कैसे फिर निर्माण हो रहा था, पेशाब क्यों होता है, पीला होता है ना, और कुछ रोग के बारे में भी आप लोग को हमें बताए थे। समझे? ठीक, और हम ये भी दिए थे, नेफ्रॉन पारने के लिए चित्र भी दिए थे। आप लोग पार के लाए होंगे, जो जो उस दिन नहीं पार के लाए थे, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आप लोगों को लिप बना के लाना ही है। और आज का फिर से एक होमवर्क, क्या होगा होमवर्क जी? वृक्क का कार्य लिखें। समझे? वृक्क का क्या लिखना है जी? कार्य लिखना है। समझे? तो ये आपका रहना चाहिए। समझे ना? फिर उसके बाद आप लोग यहां पर एक और क्वेश्चन, मनुष्यों में उत्सर्जन का वर्णन करें। तो दो क्वेश्चनों को आप लोग को बनाकर घर से लाना है। समझे? आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जाके किताब पढ़िए। वर्णन किए कहे हैं मतलब लॉन्ग में फिगर के साथ, हाँ फिगर के साथ बना के आप लोग को दिखाना है। समझे? तो चलिए, इतना हम लोग अब खत्म हो गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा डाउन करो ना मुड़िया। आज हम आप लोग को बताए थे क्या पढ़ने के लिए जी? हीमोडायलिसिस। मान लो करियवा की किडनी खराब हो गया, मान लो करियवा की किडनी खराब हो गया, तब क्या होगा? सब सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना? जहां रहेगा वहीं, मतलब पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा जी? खराब हो जाएगा, हैक हो जाएगा। समझे? क्रैश कर जाएगा। न खून, देखो न खून का अच्छा से फिल्ट्रेशन होगा, न कुछ होगा। समझे? ठीक, मान लो इसका गॉल ब्लाडर जो है, मान लो इसका गॉल ब्लाडर है वो लूज हो गया, तब क्या होगा? गॉल ब्लाडर का मतलब जानते हो क्या? गॉल ब्लाडर का मतलब होता है मूत्राशय। ठीक, समझा? वो इकट्ठा कर ही नहीं पाएगा। अब बाकी आप बाकी के प्रोसेस आप जान रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, देखिए था पहले,
बहुत मारेंगे, समझा। अब क्या है जी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है जी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अगर किसी मनुष्य का वृक्क किडनी काम करना बंद कर देता है तो इस हीमोडायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त से उत्सर्जी पदार्थ को, समझे, मतलब मान लो कि किसी का वृक्क किडनी खराब हो गया, समझे, नहीं मेरा नहीं खराब हुआ, ठीक है, नो नो नेवर नेवर। इधर देखो पहले, तो मान लो अगर किसी का खराब हो जाता है किडनी, तब ब्लड में से जो भी अपच पदार्थ यानी जो कचरा पदार्थ बोल सकते हैं या विषैला पदार्थ जो होता है, उन सभी विषैले पदार्थों को निकालने का काम कौन करेगा जी, इस प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर कराया जाएगा, इसी को बोलेंगे हीमोडायलिसिस। मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है जी, किडनी खराब होने के बाद जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं जी, रक्त में से विषैले पदार्थ को यानी नाइट्रोजनस पदार्थ को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। आए यंत्र है, हाँ देखो यहां पर तुमको दिख रहा होगा ये यंत्र, देखो मशीन ऐसा होता है, समझे, ये देखिए आपका बुक में ऐसा दिया हुआ होगा, है ना, तो आप लोग नेकी आप पूछ पूछ तो करते हैं नहीं, तब बना के लाइएगा कल ही, ये वाला पूरा पार के लाना है, सब था पढ़ो, कहिया पढ़ेगा, चैत में, क्या बताते हैं, चलो इस समझ में आया ना जी कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, समझ में आया ना, क्या होता है हीमोडायलिसिस, आए हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखो सुन, ए बेल बुद्धि सब सुन इधर, जब कोई भी मनुष्य का किडनी खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि उसके रक्त में तो विषैला पदार्थ होगा ही, नाइट्रोजनस पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल सब तो होगा ही, अमोनिया सब होगा, तो उसको अलग करने के प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस से उस विषैले पदार्थ को हम लोग अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं जी, हीमोडायलिसिस, समझे। देखो ब्रिक कभी कभी विशेष परिस्थिति में जैसे संक्रमण, मधुमेह, ये मधुमेह मतलब क्या, चिनिया रोग, शुगर, ठीक है, सामान्य से अधिक तो अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्या होता है जी, जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तब ये अपना कार्य जो है करना, जैसे ही काम करना बंद करेगा, अगर वह आदमी का हीमोडायलिसिस नहीं होता है तब बेचारा वो क्या हो सकता है जी, मर सकता है, समझा नहीं, कुछ दिन तक जिंदा रहेगा उसके बाद मर जाएगा, ये प्रोसेस कराने पर ही वो जीवित रह सकता है, ठीक है। जैसे हमारे लालू चाचा हैं, उनका किडनी खराब हो गया था, तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो है उनको किडनी दी थी दान में, ठीक है, तो वो एक बेटी का धर्म निभाई, है ना। आज लालू चाचा जब जिंदा हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ किसका है जी, रोहिणी आचार्य का, है ना, ठीक। तो ये समझिएगा, अब ये नहीं देखो कि बेटवा न दिली होवे, है ना, बेटवा देती कैसे, जब उनका उनका दोनों मैच कर दे, तब मैच कर ले उन अथी रोहिणी आचार्य उनका लालू जी के, तब वहां पर उसको दिया गया है, ठीक है। अब ये नहीं कि बोले दुद्दू को बेटा का रहते दिली है बेटी, ये मत जोड़ना, ब्लड ग्रुप मिला दी और उसका भी धर्म था, बेटी का भी धर्म होता है क्या, हाँ रह सकते हैं, क्या दोनों खराब था, एगो दी, हाँ भैंस के, तोरा होल है, तो जब नहीं होता है बड़ा जल्दी तो समझती है, ए भाई, हई इतना जल्दी क्या समझती है,
कहा जाते है गुड़की गुड़की कर हाथी कर ठीक। चलो इधर देखो पहले ये तुम्हारा क्या है जी, एक प्रोसेस है हीमोडायलिसिस वाला। हाई कोची है, मशीन है ना। यही मशीनवा के द्वारा क्या होता है जी, खूनवा रिफाइन होता है, फिर ब्लडवा में चल जाता है ना। हाई वाला पार के लाना है। बाहरी मशीन में रहता है, बड़का को मशीन है, तो शरीर के अंदर कैसे जाएगा रे। ठीक, देखो पहले इधर क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में, अब जाकर तो लास्ट में बैठे, लास्ट में आराम से बैठना, हिलाना मत जाते, बस बैठो। कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यक मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज, यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी क्या होता है जी, रोगी की मृत्यु हो सकती है। समझे ना। अब मान लो कि शरीर में विषैला पदार्थ होना शुरू हो जाए, तब तो वो क्या होगा जी, खराब ना होने लगेगा, पूरा शरीर में जहरीला पदार्थ ना भर जाएगा। अब पूरा मान लो कि तो शरीर में पूरा जहरीला पदार्थ भर गया, तो तू यहाँ रहेगी नहीं ना, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। आई कहेगी जलेबी पूरी मस्त हो गया हमारा। ठीक, मर जाएगी ना जब खराब हो जाएगा किडनी, तो हाँ जिंदा रहेगा ना। हाँ क्या, अब देखो यहाँ पे इधर इधर ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन देखो, जब वृक्क खराब हो जाता है तब उस समय क्या होता है जी, एगो बहुत विकसित मशीन होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं जी, डायलिसिस मशीन। समझे क्या, हाँ तो बिना पैसा का लगता है क्या। अब छोड़ो उस सब का बात, पहले बचाने वाला बात है, बचावे वाला काम करो। ठीक, अब बिजली बिल का हम नोट किए गए हैं कि बिजली बिल कितना लगता है में। ठीक, क्या का, हाँ खान से देखो उनकर बात भाई कुछ और है भाई, महान आदमी है। देखो इधर सुनो पहले इधर डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। डायलिसिस मशीन किसके तरह काम करता है जी, कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क का मतलब क्या, कृत्रिम किडनी यानी आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। समझे, कैसा काम करता है छोटी, आर्टिफिशियल। तुमसे पूछा जाएगा आर्टिफिशियल मशीन, आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं, तो क्या बताएगी, डायलिसिस मशीन। किसे कहेगी, डायलिसिस मशीन। ठीक ना। अब याद रखना, डायलिसिस मशीन में एक क्या होता है जी, टंक यानी टैंक होता है ना, जो डायलाइजर कहलाता है। एकरा में वो क्या होता है जी, मशीन होता है। देखो यहाँ पे है ना, एगो एगो टंकी होता है, इस टंकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एकरा में देखो, ये क्या है जी, यहाँ पे एगो यहाँ पर मशीन है यानी एगो टंकी है, उसे क्या बोलते हैं, डायलाइजर। डायलाइजर में डायालाइट डायलाइसिस या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ होता है। अब बताओ डायलिसिस फ्लूइड कहाँ रहता है जी, तो एकरा में अंदर रहता है। डायलिसिस फ्लूइड कहाँ रहता है, डायलाइजर डिब्बा में रहता है यानी टंकी में रहता है। ठीक, एगो होता है डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस मशीन में डायलाइजर नाम का एक क्या होता है छोटू, एगो टंकी होता है ना। इस टंकिया को हम लोग, इस टंकिया में कौन सा फ्लूइड रहता है जी, डायलिसिस फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। समझे ना, कौन सा फ्लूइड होगा जी, डायलिसिस फ्लूइड, या इसको क्या बोलते हैं जी, डायलाइसेट बोलते हैं। समझे, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये खून जा रहा है ऐसे 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 जा रहा है, और ऐसे 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 इंटर कर जा रहा है। समझे। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना जी, कि डायलिसिस फ्लूइड तरल पदार्थों में सोले क्या है यहाँ पे, सेलोफेन
सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना मतलब लगी रहती है, यानी लटकी रहती है। देखो डायलिसिस फ्लूइड जो है ना, वो तरल पदार्थ में क्या होता है जी, वो सेलोफेन लगा रहता है। क्या लगा रहता है जी? सेलोफेन। कैसा रचना होता है सेलोफेन का? बेलनाकार। तो याद रखना कैसा रचना होता है सेलोफेन का जी? कहाँ रहता है? तो डायलिसिस फ्लूइड में रहता है ना। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम में कैसा होता है जी? आंशिक रूप से यह बेलनाकार रचना होता है, लेकिन कैसा होता है? पारगम। पारगम में का मतलब आराम से आर पार कुछ भी जा सकता है, सेलेक्टिवली चीज जिसको जाना चाहिए, है ना। तथा यह केवल विलय का ही क्या करता है जी? विसरण होने देते हैं। ये किसका विसरण होने देते हैं जी? सिर्फ और सिर्फ विलय का। ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य उत्तक द्रव जैसी होती है। डायलिसिस फ्लूइड का एकल सांद्रता कैसा होता है जी? आपसे पूछा जाए कि बताओ डायलिसिस फ्लूइड के सांद्रता किसके जैसा होता है? किसके जैसा होता है? तो उत्तक द्रव के जैसा होता है। किसके जैसा होता है जी? किसके जैसा होता है छोटी? उत्तक द्रव, है ना। जैसे में लिम्फ। समझी? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तो कुछ ही लगल है, यही लगल है जा नाक छुआ दिए निकला। अब देखो इसमें नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। याद रखना इस डायलिसिस फ्लूइड में क्या होता है जी? नाइट्रोजनी विकार एकरा में ज्यादातर नहीं होता है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त क्या होता है? देखो पहले इधर, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी द्वारा निकलकर कहा जाता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। समझे? यहां से धमनी के द्वारा क्या होगा जी? निकाला जाएगा। समझे? किसके द्वारा निकाला जाएगा जी? धमनी के द्वारा। समझे ना? धमनी के द्वारा निकाला जाएगा रक्त। निकालकर उसको क्या किया जाएगा जी? यहां पर लाकर 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा किया जाता है। कितना ठंडा किया जाएगा जी? 0 डिग्री सेल्सियस तक। ठंडे किए गए रक्त को कहां डालते हैं? प्रति स्कंदन यानी एंटीकोगुलेट। एंटीकोगुलेट में डाला जाता है, जिसमें देखो यहां पर यहां डालते हैं। समझे? और उपाचारित यानी उपाचारित कर तरल अवस्था में रखा जाता है। क्यों जी? देखो जैसे ठंडा होता है कोई चीज तो ठोस अवस्था में होने का संभावना रहता है। जैसे पानी को ठंडा करेगा तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसको ठंडा करते हैं ना, तो ये भी होने का संभावना होता है ठोस का। लेकिन क्या करता है कि ये क्या करता है ना, बेचारा जो है ये प्रतिस्पंदन जो है एकरा में आता है रक्त, तो ये क्या करता है उसको जी लिक्विड में बनाए रखने का काम करता है। याद रखना इस रक्त को क्या करता है? यहाँ पर पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। इस यहाँ पर देखो यहाँ क्या कहता है जी? यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पर एगो डायलाइजर है, एकरा में भेज दिया जाता है। रक्त निकला यहाँ से, हाथ में रहता है, यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है। यहाँ से निकल के कहाँ आया जी? यहाँ पे ऐसे यहाँ पर आया, ठंडा हुआ, ठंडा होकर फिर कहां पर जाएगा जी? स्पंदक यानी प्रति स्कंदक में जाएगा, है ना। यानी बोलेंगे एंटीकोगुलेट में जाएगा। यहां पर क्या रहेगा जी? ये तरल पदार्थ जैसे बनाए रखने का काम करेगा। तरल पदार्थ की तरह बनाए रखेगा, है ना। अब फिर इसके बाद कहां भेज देगा जी? डायलाइजर में भेज देगा। ए है ए ए कहां प्रतिस्कंदक है? या ई वाला ना, ये सुई है। हाँ ठीक, एयर निकालने के लिए रहता है। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, डायलाइजर में रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है जी? विकार। यानी नाइट्रोजनी विकार जो होता है
विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में पहुंच मतलब चला जाता है। अब याद रखना एकरा में क्या होगा जी, जितना भी तेना सुधर बेरे करियवा करियठा मकई के भट्ठा, देखो तो पहले तो एकरा में फ्लूइड रहता है। ये क्या करता है फ्लूइडवा जी, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस पदार्थ होता है उसको विसरण करके वहां पहुंचा देता है। ठीक है, शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर में क्या करता है, जो वहां पे तापकरण पर लाया जाता है ना। देखो जितना भी शुद्ध किया गया रक्त रहेगा ना उस मशीनों में, उसको एगो सामान्य ताप, हम लोग का सामान्य ताप कितना होता है, शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और इथी में कितना होता है जी, केल्विन में 310 केल्विन होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेनहाइट में कितना होता है जी, 98.6 होता है। तो याद रखिएगा ये सब बतवा, समझें, ठीक, तो सब याद रखिएगा। और सामान्य ताप पर ला करे उसको शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, फिर इस रक्त को पंप की मदद से सीरा यानी वेन के द्वारा रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण के यह प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। यानी इस तरह से यहाँ पर करते हैं शुद्धिकरण से, क्या बोलते हैं जी, हीमोडायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण के अत्यंत क्या होता है, जहाँ पर विकसित तकनीक है। इस उच्च दस्ता के क्या होते हैं, जहाँ पर आवश्यकता होती है। उच्च दस्ता, देखो एकरा में बचता तो है आदमी, लेकिन पैसा भी क्या लगता है जी, बहुत ज्यादा लगता है, दवा के लगता है ना। ठीक, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, हीमोडायलिसिस खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं पादप वाला पे। किस पे चलते हैं जी, पादप। अब देखो हम लोग सोच रहे थे कि खाली किसमें जी, मनुष्यों में यानी जीव में मतलब जंतुओं में सिर्फ होता है उत्सर्जन क्रिया, लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं है। ये उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ जंतुओं में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे में से निकलता है गोंद जैसे लसर टाइप निकलता है ना। तो यहाँ पर याद दीजिए रखिएगा, यहाँ से एकरा में से पक्का दो चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला होता है। ठीक, तो यहां से आप लोग इसको याद नहीं रखिएगा तो बहुत आप लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, आप जानते हैं। हाँ पी सकती है, पी सकता है, का कोई दिक्कत, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं पी लेगा, ऐसे नहीं, छान के उसका प्रोसेस होता है, समझा। ठीक, तो इतना समझ में आया ना। तो याद रखिएगा कि एकरा में पेड़ पौधा में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है कि एकदम खास प्रकार का एक अंग हो। जैसे अनिकेतवा में क्या है जी, एगो वृक्क है यानी किडनी है उत्सर्जन करने के लिए, सुनवा में नहीं है बेचारा में। ठीक, समझे, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा पेड़ पौधों में नहीं होता है। ठीक, और शुगर आदमियों को होता है, अब बाकी एकरा में नहीं होता है, प्रिंस में नहीं होता है, बाकी आप समझते हैं। ठीक है, पौधों की उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। पौधों में उत्सर्जन करने के लिए एगो दूगो नहीं बहुत प्रकार के तकनीक अपनावल जा है, समझ लाथिन। ठीक है ना। अब जैसे में देखथिन कहल जाए यहाँ पे कि श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया के द्वारा पत्तियों से रंध्र में के द्वारा क्या होता है जी, बाहर चला आता है, या बोल सकते हैं कि वात्र रंध्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। जैसे हम लोग के शरीर में बन जाता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग का शरीर उसको बाहर निकाल देता है, क्या समझ के, उत्सर्जी पदार्थ समझ के निकाल देता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जो होते हैं ऑक्सीजन को उत्सर्जी पदार्थ बना के यानी उत्सर्जी पदार्थ समझ के बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक, समझे। अब उसके बाद यहां पर याद रखना, वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला मुख्य जल, जल जो होता है रंध्रों द्वारा पेड़ पौधे के अन्य भागों से निष्कासित होता है। जैसे देखो, हम लोगों में भी शरीर से क्या होता है जी, जल निकलता है ना। तो एक और भाग होता है जहां से जल निकलता है, और एक क्या होता है जी, स्किन, समझे। ठीक, तो स्किन से भी क्या करता है, पे जल निकलता है, समझे ना, पसीना निकलता है, समझे। ठीक, तो यहां पर देखो अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पर क्या होता है, जल का उत्सर्जन होता है। तो जो भी हमारे अंदर में कचरे पदार्थ होते हैं वो सब निकल जाते हैं बाहर। तो कैसे निकलता है, तो क्या में विसरण क्रिया के द्वारा निकलता है, ठीक ना। आइए जानते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है जी, जल बाहर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। बहुत सारा पौधा जो होता है वो कार्बनिक अपशिष्टों को क्या करता है जी, बाहर रिलीज कर देता है, बाहर छोड़ देता है, समझे। जैसे में देखिए क्या है जी, यहाँ पे जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे कि अंतःकाष्ठ में संचित रहते हैं, समझे। अब बहुत सारा ऐसा होता है ना कार्बनिक अपशिष्ट जो कि वो क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करता है पेड़ पौधा, लेकिन क्या होता है कि उसको क्या होते हैं, वहां पे मृत कोशिकाएं जो होते हैं अंतःकाष्ठ में संचित हो जाते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। याद रखना, पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों में भी, और पेड़ के जो छाल होता है ना, छाल, उसको में भी वो क्या करता है जी, यानी संचित करने का, इकट्ठा करके रखने का काम करता है। पत्तियों के गिरने या छाल के विलगाव से इन उत्सर्जित पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। जैसे ही पत्ती कोई टूटेगा, है ना, पत्ती कोई टूटा, चाहे तुमको देखने को मिले कि कोई छाल उजड़ा, तो वहां से वो सब निकलना शुरू कर देता है। जैसे में आप हो तो देखबे कर लो होबे, लाशा जिसको कहते हैं, है ना। हाई कौन कौन नहीं देखा ये बताओ, तुम देखिए, सजन के पेड़ में, अमरा के पेड़ में भी रहता है ना, देखिए ना। एक से हमेशा एक निकाल निकाल कर ऐसे ऐसे कर कर कुछ कुछ चिपका दे लिख हमेशा, है ना, समझा। ठीक, चाहे इसको ऐसे निकाल के और दोसर का पैंटो में साड़ दे लिख, कर ला ऐसे, न कर लो तू सब। ठीक, तो ऐसा ढेर निकाले, कोई के यहाँ साट दलुआ, तो कोई के पेंटो में साट दलुआ, है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर सब किया करते थे। तन्नी गो में नहीं जानते थे तो हमसे कहते थे ना कि देख एक में से गोंद निकालित है ना, तो गोंदवा के यहाँ से निकाल निकाले फिर क्या करता था जी, ये सबका हम लोग उपयोग भी करते थे नहीं। अब उसके बाद देखो, पहले पौधे में कुछ उत्सर्जित पदार्थ है कोशिकीय रिक्तिकाएं, यानी रिक्तिकाओं में जमा होता है। कोशिका में जो रिक्तिका रहता है, जानते हैं रिक्तिका कहाँ रहता है, रिक्तिका का मतलब जहां पे खाली स्थान होता है। मान लो है ये वो कोशिका है, एगो ई कोशिका, एगो ई कोशिका, ऐसे है कोशिका, देखा बीच में खाली स्थान है ना जी। तो यही खाली स्थानवा में कुछ उत्सर्जित पदार्थ जमा होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखने मिलेगा तुमको, पौधे में विभिन्न चयापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान टैनिक, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन है, क्या है जी, उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो आप लोग को देखने को मिलेगा टैनिक, रेजिन और गोंद, तीनों ऑप्शन आयल है ना। ठीक, तो आप लोग फिर है क्या जी, इनमें से सभी, तो क्या मारा जाएगा, इनमें से सभी। दोनों काजल तक हला कर ले है आए, तो सका डांस पकड़ता है, कता को रह डनवा बलका गो बलता दो। हाँ, टैनिक वृक्षों की छाल में रेजिन, याद रखना किसके छाल में जी, टैनिक वृक्षों के छाल में रेजिन, गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। इसको बबुआ रट जाइ लोग, समझे। टैनिक वृक्ष के छाल में क्या क्या पाया जाता है जी,
रेजिन नामक एगो उत्सर्जी पदार्थ एगो गोंद नामक उत्सर्जी पदार्थ रहता है। ये कहाँ रहता है संचित जी? जाइलम में, है ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी चयापचयी क्रियाएं शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं छोटे? वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर को यानी हम लोगों को जिंदा रखने के लिए संभव है, यानी वो हम लोग को जिंदा रखने में मदद करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? के चयापचय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो तो याद रहेगा ना जी कि टैनिन वृक्ष क्या किसको रिलीज करता है? टैनिन वृक्ष जो होता है रेजिन और गोंद को यहां पर करता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पौधों में उत्सर्जी गाढ़े, यानी कुछ पौधों में क्या है जी? उत्सर्जी गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है। कुछ पौधे में जो होता है उत्सर्जी पदार्थ जो होता है किसके रूप में रहता है जी? दूध के रूप में। जैसे मैं देखो यहाँ पर है ना दूध के रूप में, तो याद रखना दूध के यानी तरल रूप में संचित रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? लैटेक्स। याद रखना जो दूध के रूप में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? लैटेक्स। ये क्या है जी? ये लैटेक्स है, लैटेक्स। इससे रबर उबर भी बनता है, ठीक ना। याद रखना अगर आप पीपल, बरगद, पीला कनेर के एक ताजी पत्ती को अगर तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है जी? दूधिया और गाढ़ा क्या निकलता है यहाँ पे? हाँ, दूधिया एगो गाढ़ा लेटेक्स निकलता है। जैसे में आप लोग तोड़े भी होंगे कनेर का पौधा में से वो पेड़ का फूलवा रहा है ओका तोड़बा तो निकला दूधिया कलर के ना ओका समय फूटता है। बरगद जो होता है ना, बरगद के तोड़वा पत्ता तो वहां से दूध निकलता है। पीपल तो वहां से क्या होता है जी? दूध निकलता है। एकमन के वो पौधा होता है ओकरो में से तोड़ेगा ना तो क्या करता है जी? वहां पे वो निकलता है क्या छोटी? लेटेक्स निकलता है, दूधिया रंग का निकलता है, समझे। अब वो हानि पहुंचाता है क्या वाला? एकमन वाला। ठीक, ये वाला ना पागल है, मर जाएगा। गोंद ना है जी, एगो पदार्थ ना है उत्सर्जी। तू तो वही काम कर दिया, तू गाय भैं वाला काम कर दिया, गाय के मूत्र पिए वाला काम कर दिया। आए किडनी कंफ्यूज हो जाएगी। अरे भाई ये कहां से ला दिया कचरा पदार्थ जी? आए गौमूत्र पिया है? गौमूत्र पिया है? पी के देखना कभी। तो सिया अनिकेता के पापा पीते हैं, तोरा तुराऊ के ना कही थुआ। अच्छा अनिकेत हम एक पवा कह रहे हैं, एक पवा के हम कह रहे हैं, एक पवा के तुर मम्मी है। अच्छा जिन बंटवारा कर ले है सर, पापा एक कर मम्मी तोर, है ना। तो तोरा बाबू गोदी टांग के ले आते हैं, आए चिड़ियाघर घुमावे। एक आधा खाली वाटर पार्क में ले जाते उ रहता है पता न केने ई और का मम्मी का पापा तीनों आराम से वाटर पार्क में चल रहे थे। वीडियो सब स्टेटस मत डालना, तो सब कह रहे कि नहीं डालना, मम्मी को मना कर देना, समझे ना। डाल देती है, हम देख लेते हैं, हमें चिरकावे के मौका मिल जाता है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे छोटो, देखो इधर पहले जाए दो। बबूल के पौधे में गोंद, बबूल के पौधे से क्या निकलता है जी? गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार चीर और रेजिन में सामान्य उत्सर्जी पदार्थ है। गोंद ही क्या होता है जी? चीर के पौधा से भी, और रेजिन सॉरी उल्टा बोल दिए, चीर के पौधा में से क्या निकलता है जी? रेजिन। चीर के पौधा में से क्या निकलता है जी? रेजिन नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, समझे। चीर ना दूसरा एक होता, बताएंगे दिखाएंगे। जलीय पौधे उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है जी? विसरण द्वारा सीधे जल में
निष्कासित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में निष्कासित कर देते हैं। जलीय पौधे क्या करते हैं जी, जल में ही क्या कर देते हैं, उसको जितना भी उत्सर्जित पदार्थ रहता है सबको बाहर कर देते हैं। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो स्थलीय पौधे होते हैं अपने उत्सर्जित पदार्थों को मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक, ये चैप्टर क्या हुआ जी, चैप्टर द इंड है ना, चैप्टर खत्म हो गया। अब बचल है 15 मिनट, अब बचल है, क्या करे, दूसरा चैप्टर शुरू कर दे। चलिए आज के लिए इतना है, इसमें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।